सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए मित्रों, अपन जीव विज्ञान पढ़ रहे थे रीट एग्जाम 2022 के लिए, जिसमें ये आज अपना 8वें नंबर का वीडियो है। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे जीव विज्ञान का एक टॉपिक पादपों में पोषण के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि पादपों को कितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही ये भी पढ़ा था कि पोषण के आधार पर पादपों को कितने भागों के अंदर बांटा जाता है, जिसमें अपन ने सहजीवी, कीटभक्षी, मर्तोपजीवी, परजीवी इन पादपों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कि आखिरकार पादप अपना भोजन बनाते कैसे हैं, कहाँ पर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन बनाता है, कौन कौन इसमें भाग लेता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो एक एक चीज को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, क्योंकि मैंने ये सारी जो चीजें पढ़ाई है ये आरबीएसई और एनसीईआरटी पर बेस है। दूसरी बात यह है कि जो मैं चीजें पढ़ाता हूँ वो फ्लो चार्ट विधि के माध्यम से समझाता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं पादपों में पोषण। देखिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और पादप जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं। ये किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो अब ये जानते हैं कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप के किस भाग में संपन्न होती है। तो पादप के वे सभी भाग जिसमें क्लोरोफिल युक्त तो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन सभी में कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चाहे वो पत्ती हो सकती है, चाहे वो तना हो सकता है। तो देखिए, पादपों के अंदर मुख्य रूप से जो भोजन बनता है ना, वो पत्तियों के माध्यम से बनता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर जो है सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होता है। इसी कारण जो है पादपों के अंदर जो पत्तियां होती है, इनको पादपों की खाद्य फैक्ट्रियों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर एक पत्ती को अपन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, तो इस प्रकार की पत्ती के ऊपर अनेक प्रकार की संरचनाएं होती है, अनेक संरचनाएं होती हैं। इसको समझिएगा। ये एक अपन कह सकते हैं कि आलपिन की नोक के बराबर ये संरचना है, जिसमें इतनी संरचनाएं पाई जाती है पत्ती के अंदर। देखिए, अब इस संरचना में देखिए इस प्रकार की ये गोल गोल छिद्र जैसी संरचना है, इसको कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। और ये रंध्र के चारों तरफ इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही होगी आपको, इस प्रकार की। इसको कहते हैं द्वार कोशिका। तो रंध्र किन से घिरे रहते हैं? द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं पत्ती के अंदर। अब देखिए, इन द्वार कोशिकाओं के अंदर भी देखिए ये डॉट डॉट जैसी संरचना आपको नजर आ रही होगी। ये डॉट डॉट जैसी संरचना, इनको कहते हैं पर्णहरित, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोफिल। और इस पर्णहरित का जो रंग होता है वो हरा रंग होता है। इसी कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अब इस क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है वो समझते हैं। देखिए, पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल ये क्या करता है कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इसका कार्य करता है। और ये रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो पादप के अंदर एटीपी या NADPH2 के रूप में संचित रहे हो जाती है। इसका पूरा नाम जानना चाहो तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH2 का पूरा नाम है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट। तो इसके रूप में जो है पादप के अंदर ऊर्जा संचित हो जाती है, और इस ऊर्जा का जो प्रयोग होता है वो पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण के अंदर किया जाता है, इस ऊर्जा का प्रयोग। तो अब अपन समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, इसको ध्यान से समझना। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसकी तरंग दैर्घ्य लगभग 680 से 700 नैनोमीटर के समथिंग होनी चाहिए, और पादप के अंदर जो पर्णहरित युक्त जीवित कोशिकाएं होती है, उनमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और इसके साथ में जल के अणु और ऑक्सीजन बनती है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। समझ में आया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप की जो पर्णहरित युक्त जीवित कोशिकाएं होती हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ये पादप के विभिन्न भागों के अंदर स्टार्च या मंड के रूप में संचित हो जाता है, यानी स्टोर हो जाता है। जब पादप को आवश्यकता पड़ती है तो इसका प्रयोग कर सकता है पादप इस भोजन का। और इसकी प्रक्रिया के अंदर साथ में जल के अणु भी बनते हैं और ऑक्सीजन मुक्त होती है इसमें, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। तो अब परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो मुक्त ऑक्सीजन होती है वो किस अणु से निकलती है? तो ये निकलती है जल के अणु के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये कैसे बनता है?
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से क्या बनती है, ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी संपन्न होती है और अपचयन भी होता है। तो ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे अभिक्रिया, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझ में आया। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती हो। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में यहाँ जल का ऑक्सीकरण भी हो रहा है जिससे ऑक्सीजन बन रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है जिससे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो दोनों अभिक्रिया साथ साथ चल रही है, इसी कारण प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखनी है कि देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के अणु है और ये जल के अणु है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। इसी कारण प्रकाश संश्लेषण जो है एक संयोजन अभिक्रिया है। तीसरी बात आपको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में यह ध्यान रखनी है कि ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो इसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, तभी यह क्रिया संपन्न होती है। यानी सूर्य की ऊष्मा की आवश्यकता होती है तभी होती है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं बनती है। इसी कारण जो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैसी है अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी, क्योंकि इसमें सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो समझ में आ गई ये तीन बातें। तो इसको मैंने इस नीचे लिखा है, देखिए देखिए प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक संयोजन अभिक्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, यह क्षेपी लिख दिया, ये गलत है, यह शोषी कर देना, शोषी अभिक्रिया है। तो समझ में आया। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। इसको विशेष तौर पर आपको याद रखना है क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कुछ भी। अब देखिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक। देखिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं। तो ऐसे वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। और हेक्कल ने इनको जो है लवक नाम दिया। क्या नाम दिया, लवक, अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है। और ये लवक जो होते हैं सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु, कवक और नीलहरित शैवाल होते हैं इनमें ये नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं कुछ कुछ। समझ में आ गए कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक को जो है हेक्कल ने इनको लवक नाम दिया, और ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और किन किन में लवक नहीं पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु, कवक और नीलहरी शैवाल, इनमें जो है ये लवक नहीं पाए जाते हैं। ये आरबीएससी के अंदर दे रखा है, इसको विशेष तौर पर आपको याद रखना है। अब देखिए पादपों के अंदर एक लवक पाया जाता है, हरित लवक, जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, हरित लवक। अब ये हरित लवक जो होता है वो इस प्रकार से होता दिखाई देता है, इस प्रकार। ये एक दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग होता है, इस प्रकार ये दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग होता है, जिसमें देखिए ये सिक्के जैसी आकृतियां होती है, इस प्रकार सिक्के जैसी आकृतियां। और इन सिक्के जैसे आकृतियों को कहते हैं थाइलेकोइड। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्वतंत्र रूप से बनाया है इसको, देखिए ये सिक्के जैसी आकृति, इसको कहते हैं थाइलेकोइड। और इस थाइलेकोइड की सतह पर देखिए ये डॉट डॉट जैसी संरचना दर्शा रखी मैंने, इनको कहते हैं पर्णहरित। ठीक है, तो यानी हरित लवक में जो ये पर्णहरित कहाँ पर पाए जाते हैं, थाइलेकोइड की झिल्ली पर पाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए इस हरित लवक के दो भाग होते हैं। देखिए ये सिक्कों का ढेर के रूप में जो ये संरचना बनती है, इस प्रकार ये सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर ये ढेर जैसी संरचना बनाते हैं। ये देखिए तीन बना रखी मैंने, इनको कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना। और ये सिक्कों के अलावा जो ये खाली स्थान है जिसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसमें राइबोसोम वगैरह ये भी पाए जाते हैं, इस खाली स्थान को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। तो अब एक एक बारे में सुनिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब इनको समझे क्या क्या होती है। ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और ये प्रकाशिक अभिक्रिया जो है हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की, यह ग्रेना भाग में। और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के कौन से भाग में संपन्न होती है, तो यह स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। अब देखिए इन प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जल के अणु के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन निकलती है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है प्रकाशिक अभिक्रिया। तो इसको लैंग्वेज के रूप में समझिए कि जल का ऑक्सीकरण या प्रकाशिक अपघटन द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है इस प्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा। तो समझ में आ गया। और दूसरी बात इसमें यह होती है कि सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, और ये रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो एटीपी और एनएडीपीएच अणु के रूप में संचित हो जाती है पादप के अंतर्गत।
और इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में। तो समझ में आ गया। अब देखिए अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये इस अभिक्रिया में होता है। ठीक है, किसमें होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो देखिए इसको लैंग्वेज के रूप में मैंने इस प्रकार लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन व स्थिरीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस अभिक्रिया में होता है, ये होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में। और इस जब अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है तो इसमें प्रथम उत्पाद जो बनता है वो पीजीए बनता है, जिसका पूरा नाम है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। और इस फास्फोग्लिसरिक अम्ल के अंदर जो है 3 कार्बन होते हैं, इसी कारण इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को C3 चक्र या केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसको केल्विन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था सबसे पहले, इसी कारण इसको केल्विन चक्र के नाम से जानते हैं। और इस अणु के अंदर जो 3 कार्बन होते हैं, इसी कारण इसको C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर से सुनिएगा। देखिए प्रकाशिक अभिक्रिया को शॉर्ट में इस प्रकार याद रख सकते हो कि इसमें जल के अणु का ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन निकलती है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है प्रकाशिक अभिक्रिया। और इसमें दूसरी बात यह होती है कि इसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और यह ऊर्जा जो है पादप के अंदर एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में संचित हो जाती है, और इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन और स्थिरीकरण के कारण जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो प्रथम उत्पाद बनता है कार्बोहाइड्रेट से पहले, वो बनता है पीजीए का अणु, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, और इस कारण इसको C3 या केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना भाग में होती है हरित लवक के, और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो वो स्ट्रोमा भाग के अंदर होती है। अब अपन पढ़ते हैं आगे। देखिए हरित लवक जो होता है इसमें 4 प्रकार के वर्णक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिसमें देखिए पहला वर्णक है क्लोरोफिल, है क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। अब देखिए क्लोरोफिल ए के जो होता है इसका सूत्र होता है C55H72O5N4Mg, ये इसका सूत्र होता है क्लोरोफिल ए का। और इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल बी का रंग कैसा होता है, हरा होता है। कैरोटीन का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। और जेंथोफिल का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ये आरबीएससी के अंदर दे रखे हैं कि हरित लवक में 4 प्रकार के वर्णक कौन कौन से होते हैं। तो ये 4 प्रकार के वर्णक ये हैं, और क्या क्या इनके रंग होते हैं इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है, तो यह लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और बैंगनी प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो समझ में आ गया। आगे देखिए, देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब ये कौन होते हैं, यानी ऐसे कारक जो या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं इसकी दर को, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कि आंतरिक कारक इंटरनल फैक्टर, और दूसरा होता है बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर। देखिए आंतरिक कारक में आता है पर्णहरित, यानी पत्ती के अंदर पर्णहरित कितने हैं। अगर पर्णहरित ज़्यादा होंगे, पर्णहरित युक्त कोशिकाएं ज़्यादा होंगी, तो पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर भी ज़्यादा होगी, और कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम होती है। इस प्रकार ये आंतरिक कारक जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार बाह्य कारक में कौन आएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, ऑक्सीजन और ताप, ये क्या करते हैं कि बाह्य कारक होते हैं, और ये भी प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा होगी इन बाह्य कारकों की तो प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया ज़्यादा होगी, और अगर इनकी मात्रा कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया भी कम होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए एक होता है, देखिए बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, यानी जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण। ये क्या होता है, देखिए कुछ जीवाणु पादप तो प्रकाश संश्लेषण करते ही हैं, लेकिन कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन कौन से ऐसे जीवाणु हैं, जैसे नील है हरे जीवाणु जो होते हैं वो है, बैंगनी जीवाणु जो है ये क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसको कहते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण। तो समझ में आ गया होगा ये भी आपको, और ये 2 उदाहरण आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। तो इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, समाप्त होती है। और इसका एक बार मैं रैपिड रिवीजन वापस करवा देता हूँ। देखिए पादपों के अंदर जो भोजन निर्माण होता है वो पत्तियों के अंदर होता है ओनली फॉर, इसी कारण जो पादपों को जो पत्तियाँ होती हैं इनको खाद्य फैक्ट्री के नाम से जानते हैं।
और पादप के अंदर जो इस प्रकार की अनेक संरचनाएं होती हैं जिसमें ये रंध्र होता है, ये रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं और इनमें पाया जाता है पर्णहरित, और ये पर्णहरित का रंग हरा होने के कारण पत्ती का रंग भी कैसा होता है, हरा होता है। ये पर्णहरित क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और ये रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो पादप के अंदर एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में संचित हो जाती है, जिसका प्रयोग जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया इसी ऊर्जा से क्या होती है, संपन्न होती है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट बनता है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पादप के अंदर स्टार्च या मंडी के रूप में संचित हो जाता है। और इस अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन बनती है वो जल के ऑक्सीकरण से बनती है, और कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस से बनता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक ऐसे वर्णक जो प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, और हेकल ने इनको लवक नाम दिया। और ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि जीवाणु, कवक, नीलहरी शैवाल इनमें ये नहीं पाए जाते। समझ में आए? अब देखिए, हरित लवक जो पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो हरित लवक में होती है, और इसके दो भाग होते हैं, एक तो ग्रेना, एक ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। तो ग्रेना में तो है प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है प्रकाश की उपस्थिति में, और स्ट्रोमा में जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है प्रकाश की अनुपस्थिति में। अब प्रकाशिक अभिक्रिया में जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन बनती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। और इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा होती है, देखिए, जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और ये रासायनिक ऊर्जा एटीपी एनएडीपीएच के रूप में संचित हो जाती है, और इसका प्रयोग जो है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया को संपन्न करने में काम आता है। और इसमें एक पीजे अणु भी बनता है जिसमें 3 कार्बन होने के कारण इसको C3 केल्विन चक्र के नाम से जानते हैं। और ये हरित लवक में 4 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। और प्रकाश संश्लेषण की दर को लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर वो बैंगनी प्रकाश में कम होती है। और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कारक हैं। और एक बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रकार यहाँ पर अपना पादपों के अंदर पोषण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण समाप्त होता है। कल अपन पादपों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे और श्वसन के बारे में पढ़ेंगे।